नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं। कॉन्क्लेव में पहुंचे मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे, सुनते हैं। हमारे पास इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं, लेकिन एक यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर केंद्र और राज्य शासन के स्तर पर किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए शासन स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। 75 डिस्ट्रिक्ट हमारे पास हैं, लेकिन 89 हमारे पास कृषि विज्ञान केंद्र हैं। 6 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज भी यहाँ पे काम कर रही हैं। निजी क्षेत्र में भी बहुत सारे लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक आप अपनी सक्सेस स्टोरी को टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक अपेक्षित परिणाम नहीं आ पाएंगे। और इससे महत्वपूर्ण आप लोगों ने यहाँ पे कुछ दिए हैं, और कुछ चीज़ें हमारे कृषि विज्ञान केंद्र कृषि विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर के शासन, BMCF, वर्ल्ड बैंक और इस फील्ड के जो अच्छे स्टार्टअप्स हैं, ये सभी मिलकर के जब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो रिजल्ट अवश्य आएगा। मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश ने पिछले 5-7 वर्षों में जो सफलता प्राप्त की है कृषि क्षेत्र में, बहुत संतोषजनक। लेकिन इसमें अभी भी थोड़ा भी प्रयास हम करेंगे तो 3 से 4 गुना वृद्धि आसानी से हो सकती है, क्योंकि अभी तक हमारे किसान टेक्नोलॉजी से भागते थे। समय पर उन्हें बीज की उपलब्धता नहीं हो पाती थी, बीज की क्वालिटी के मूल्यांकन की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे तो उसका लाभ होगा। लगभग 1 लाख किसानों को हम लोग यहाँ पे सोलर पैनल भी लगवाए हैं अब तक, और बहुत सारे किसान अपने स्तर पर भी इसको लगाने के लिए कार्य किए हैं। उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में है जो अपने किसानों को सर्वाधिक बिजली उपलब्ध करवाता है, इरिगेशन के लिए भी। और तो मैंने पहले भी कहा कि इस फील्ड में हमारे पास बहुत संभावनाएं हैं, और खास तौर पर टेक्नोलॉजी आवश्यक है जो किसान जिसको अडॉप्ट कर सके। इसके लिए अवेयरनेस के कार्यक्रम चलें, उन्हें उस क्षेत्र में जाकर के हम लोग जब उनके सामने डेमोन्स्ट्रेशन होंगे, कृषि विज्ञान केंद्र या हमारे बहुत सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऐसे हैं जहां पर किसान जाकर के देखें, उसके एक्सटेंशन के प्रोग्राम वहां पर उनके किए जाएं, उनको बताए जाएं, तो किसान देखा देखी इन चीजों को करेगा। इसमें कुछ चीजें जो प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यहां पर हम लोगों ने माइक्रो इरिगेशन के क्षेत्र को कि उसके दायरे को बढ़ाया गया है। नेचुरल फार्मिंग, 1 लाख हेक्टेयर लैंड यूपी के अंदर है जहां पर इस समय किसान नेचुरल फार्मिंग के साथ जुड़ा हो। ये केमिकल फर्टिलाइजर आदि की कमी को तो समाप्त करता ही है, केमिकल फ्री खाद्यान्न उपलब्ध तो कराता ही है, लेकिन सिंचाई की व्यवस्था को भी से कम न्यूनतम करने में भी इसके माध्यम से सफलता प्राप्त होती है। लखनऊ से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से हम बातें कही गई हैं। अब देवभूमि के दंगल में वापस लौटते हैं, और देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे उपचुनाव के बाद निकाय चुनाव की बात।
उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। देर शाम तक चली मतदान की प्रक्रिया शांति व्यवस्था के साथ पूरी हुई। केदारनाथ उपचुनाव में 57.64% मतदान हुआ। केदारनाथ की जनता ने 6 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। अब ऐसे में सबकी निगाहें 23 नवंबर को आने वाले परिणामों पर टिक गई हैं और केदारनाथ का चुनावी दंगल कई मायनों में खास है। एक ओर जहां केदारनाथ का परिणाम राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनेगा, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा की प्रतिष्ठा के साथ ही विचारधारा भी दांव पर है। हालांकि भाजपा जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की माने तो केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज कर इतिहास रचने जा रही है, जबकि कांग्रेस भाजपा के इन दावों को दरकिनार कर खुद की जीत का दावा कर रही है। कांग्रेस की चाहत है कि केदारनाथ में जीत के साथ ही 2027 के लिए एक बड़ा संदेश दिया जाए। इस बीच कांग्रेस जहां केदारनाथ के परिणाम का इंतजार कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा निकाय चुनाव की तैयारियों में अब जुट गई है। बीजेपी मुख्यालय में भाजपा की बड़ी बैठक बुलाई गई, जिसमें निकाय चुनाव की रणनीति पर मंथन किया गया। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने निकाय चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। आम आदमी पार्टी ने निकाय चुनाव में पार्टी की सक्रिय भागीदारी का ऐलान करते हुए 15 चुनावी गारंटियां भी घोषित कर दी है। कुल मिलाकर उपचुनाव के बाद अब निकाय चुनाव की बात होने लगी है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की इस खास रिपोर्ट पर डालिए। केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव संपन्न हो गया है। उपचुनाव में करीब 57% मतदान हुआ है। केदारनाथ की जनता ने 6 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। ऐसे में अब सबकी निगाहें 23 नवंबर को आने वाले परिणाम पर टिक गई है। केदारनाथ का चुनावी दंगल कई मायनों में खास है। एक ओर जहां केदारनाथ का परिणाम राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनेगा, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा की प्रतिष्ठा के साथ ही विचारधारा भी दांव पर है। हालांकि भाजपा जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की माने तो केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज कर इतिहास रचने जा रही है, जबकि कांग्रेस भाजपा के इन दावों को दरकिनार कर खुद की जीत का दावा कर रही है। देखिए, मैंने शुरू से ही कहा है कि अभी तक की सबसे बड़ी जीत एक केदारनाथ में हम सबको देखने को मिलेगी। बहुत अच्छा मतदान हुआ है। मैं केदारनाथ की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ, माँ की मातृशक्ति का आभार व्यक्त करता हूँ कि केदारनाथ का जो देवतुल्य स्वरूप है उस पर उन्होंने मोहर लगाई और परसेंटेज बहुत अच्छा रहा है। बाई इलेक्शन में इतना परसेंटेज रहता नहीं है। ये बहुत अच्छा, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है, हर बूथ को जीतने का प्रयास किया और मेरा उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है, हम कम से कम 90% पोलिंग बूथों पर हमारी सीट पर तक जीत होगी। 2022 अपेक्षा हमें ज़्यादा मतदान की थी, लेकिन अगर हम सारे वर्षों के मतदान को टटोलेंगे और औसत निकालेंगे तो लगभग 60% का मतदान हमेशा केदारनाथ विधानसभा में होता आया है। लेकिन जिस तरह का रोचक ये पूरा चुनाव था, तो हमें पूरी अपेक्षा थी कि 65 से 70% के दरमियान रहेगा मतदान। उससे कम रहा, लेकिन निराशाजनक कतई नहीं है। ठीक ठाक मतदान इसको कहेंगे। और केदारनाथ की जनता क्योंकि बहुत सुलझी हुई, पढ़ी लिखी और विवेकशील जनता है, जागरूक जनता है, सजग जनता है, और उसको पता है कि उसके साथ कब कब किसने अच्छा किया और कब कब किसने उसका अपमान किया। तो उसका जो आक्रोश है वो इस मतदान में फलीभूत होगा और 23 तारीख को जो नतीजे हैं वो कांग्रेस के पक्ष में होंगे, मनोज रावत जी के पक्ष में होंगे। ऐसी मेरी बाबा केदार से प्रार्थना। आपको बता दें कि इस वर्ष 9 जुलाई को केदारनाथ विधानसभा की विधायक शैला रानी रावत के निधन से सीट खाली हो गई थी। केदारनाथ का उपचुनाव कई मायने में खास है। आगामी निकाय चुनाव के साथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इस सीट पर मिली जीत हार का असर देखने को मिलेगा। यही वजह है कि भाजपा ने बिना देर किए बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें जिलावार समीक्षा की गई। साथ ही संभावित प्रत्याशियों की पैनल पर भी मंथन किया गया। इस बीच आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए बिगुल फूंकते हुए 15 चुनावी गारंटियां भी घोषित कर दी हैं। इसके तहत निकायों की खाली जमीनों पर स्मार्ट स्कूल और मुफ्त शिक्षा, हर 4-5 वार्ड के बीच एक मोहल्ला क्लिनिक की स्थापना के साथ ही तमाम घोषणाएं की हैं। हमारी ये 15 गारंटी के साथ मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जब हम जन जन तक पहुँचेंगे,
जनता की और भी समस्या को नोट करेंगे। जिस भी शहर की और भी समस्या होगी उसको भी हम गारंटी के साथ जोड़ेंगे। ये 15 गारंटी फिक्स नहीं होगी, ये हो सकता 50 गारंटी बन जाए, ये 75 गारंटी बन जाए। जहाँ की जो समस्या होगी वो इसके साथ और टच करेंगे। और दूसरा, हम घर घर जाके ये जनता को बताएंगे, जैसे हमने ये गारंटी घोषणा पत्र अपना गारंटी पत्र दिया है, ऐसे उनके घोषणा पत्र हैं और उनके घोषणा पत्र से उनसे जो भी आपसे वोट मांगने आए उनसे पूछना पुराने वाले घोषणा पत्र में आपने क्या काम करे। मेरे को साथी आज से 3 महीने मेरे को कह रहे थे संगठन नहीं है। आज मैं बता दूं, हमारा संगठन बिल्कुल वार्ड तक और बूथ तक पहुंच चुका है। कि हमारे प्रदेश में अभी नगर निकाय के चुनाव प्रस्तावित हैं और इसके लिए पार्टी के द्वारा पहले से ही पूर्ण तैयारियां कर ली गई हैं और आगे हमारे निकाय क्षेत्र, चाहे नगर निगम हो, नगर पंचायत हो, नगर पालिकाएँ हों, उन पर हमारे जो हमारे ज़िले के अध्यक्ष हैं, वहाँ के प्रभारी हैं और वहाँ के जो हमारे सीनियर पदाधिकारी हैं, उन सभी से प्रदेश नेतृत्व ने उनको यहाँ पर बुला करके अलग अलग उनसे जिला वाइज उनसे बैठकें उनके साथ कर रहे हैं कि कहाँ पर किस नगर निकाय में या किस उसमें कौन कहाँ पर एक अच्छा भारतीय जनता पार्टी के लिए योग्य प्रत्याशी हो सकता है। मेरा ये मानना है कि जो निकाय चुनाव है उससे पहले सिर्फ एक स्टेप पीछे हम लोग, वो है आरक्षण। आरक्षण का निर्धारण जैसे ही होगा और उसके तुरंत बाद हम कार्यक्रम जारी करेंगे और कार्यक्रम जारी होते ही चुनाव कराएंगे। तो मुझे लगता है कि जैसा मैं पहले भी कहा था, मैं दोहरा देता हूं कि दिसंबर में किसी भी तरह से हम चुनाव कराने के लिए हमारी मंशा भी है, सरकार भी चाहती है, हम सब लोग इच्छुक हैं और सारी परिस्थितियां अनुकूल रही तो हम दिसंबर में चुनाव कराएंगे। निकाय चुनाव साल भर पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन साल भर पहले चुनाव नहीं हुए और तारीख पर तारीख जनता को मिलती रही। माननीय हाईकोर्ट में सरकार लगातार झूठे हल्फनामे दाखिल करती रही, फिर भी निकाय के चुनाव नहीं हुए हैं। अब अगर सरकार निकाय चुनाव की तैयारी कर रही है, अब उस तैयारियों में कितनी गंभीरता है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन निकायों में चुनाव का सामना सरकार नहीं कर पा रही है, वो इसलिए कि निकायों में विकास के काम नहीं हुए हैं। आप नालियों की खराब स्थिति देख सकते हैं, आप वहाँ पर स्ट्रीट लाइटें देख लीजिए, स्ट्रीट लाइटें अगर लगी हैं तो वो जल नहीं रही हैं, वो रिप्लेस भी नहीं हो रही हैं। नए पार्क नहीं बने, पुराने पार्कों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ड्रेनेज का सिस्टम तो बिल्कुल चरमराया हुआ है और साफ़ सफाई की व्यवस्था बिल्कुल भी धरातल पे कहीं नज़र नहीं आ रही है। इसीलिए जनाक्रोश है और जनाक्रोश को भांप के ही लगातार निकाय के चुनाव सरकार टालती रही है। अब देखते हैं सरकार इस बार अपने वादे पे खरा उतरती है या नहीं उतरती। कुल मिलाकर केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव संपन्न होने के बाद अब निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई। एक और जहां सबकी निगाहें 23 नवंबर को केदारनाथ के परिणाम पर टिक गई हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरकार इस दिसंबर में निकाय चुनाव किसी भी स्थिति में कराने का दावा कर रही है। सवाल ये है कि क्या उपचुनाव के चलते निकाय चुनाव को टाला गया था? क्या आपकी गारंटी दिल्ली की तरह उत्तराखंड में भी कमाल दिखा पाएगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। बीजेपी से रविंद्र कुमार जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और कांग्रेस से हमारे साथ में प्रमोद कपरवान जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता। यूकेडी से पीसी थपलियाल साहब हैं, वरिष्ठ नेता हैं यूकेडी के, और हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, अरुण शर्मा जी। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। चर्चा की शुरुआत आज कांग्रेस पार्टी के साथ में करेंगे। अमूमन मैं सत्ता पक्ष से सबसे पहले सवाल करती हूँ, लेकिन प्रमोद जी, अब क्योंकि उपचुनाव हो चुके हैं, क्या लग रहा है निकाय चुनाव पर सरकार जो बात कर रही है, बैठकें हो गई हैं, क्या निकाय चुनाव अब हो जाएंगे? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो यही था निकाय को लेकर कि कब होंगे निकाय चुनाव। निश्चित रूप में गरिमा जी, निकाय चुनाव 1 साल से पहला हो जाना चाहिए। बिल्कुल। अब सरकार ने 1 साल का समय इसको खींचा है, तो सरकार जो समय दे रही है उस पे विश्वास करना आसान नहीं है। सरकार आधी अधूरी तैयारी के साथ में निकाय चुनाव कैसे कराएगी? अभी प्रेमचंद अग्रवाल जी जो हमारे शहरी विकास मंत्री हैं,
वो कह रहे थे कि अभी इस पे जो आरक्षण पे, अभी इसका जो आरक्षण है उस पे आरक्षण का जो ड्राफ्ट है वो तैयार ही नहीं हो पाया। तो आप बताएं कि जब बिना आरक्षण के ड्राफ्ट के अगर ये कह रहे हैं कि दिसंबर में चुनाव हो जाए, करा दें, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी दिसंबर में चुनाव करवाए। ये मुझे ये लगता है कि अभी इस चुनाव को ये और थोड़ा सा आगे डालेंगे। ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। बीजेपी से रविंद्र कुमार जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। रविंद्र जी, अब तक बीजेपी अगर ये कहती भी थी कि हम तो चुनाव करा देंगे, हालांकि ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी ने कहकर पलटा नहीं। बहुत बार ऐसा हुआ निकाय चुनाव के मामलों में, कोर्ट तक ने बीच में बड़ी बातें कही, उसके बाद सरकार कहने लगी कि भाई अब तो चुनाव होंगे ही होंगे। एक तरफ बीजेपी ये भी कहती रही कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो चुनाव आयोग चुनाव कराता है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ये कहकर पल्ला झाड़ने की भी कोशिश हुई। लेकिन सर, नैतिकता के आधार पर क्या जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की नहीं बनती थी? क्या नैतिकता के आधार पर बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि चुनाव हो, विकास के कार्य आगे बढ़े? और अब एक स्थिति ऐसी भी आ गई थी कि सरकार कह रही थी कि हम चुनाव कराएंगे, लेकिन कांग्रेस कह रही थी कि नहीं, हमें पता है कि नहीं कराएंगे, ये तो सिर्फ कह रहे हैं, ये कहते आए, क्योंकि ऐसा कई बार होता रहा। अब क्या स्थिति है? अब चुनाव हो चुके हैं, निकाय को लेकर क्या सरकार प्रशासन तैयार है और क्या अब होंगे? क्योंकि आपने बैठकें तो खैर शुरू कर दी है, वो अच्छी बात है, आपकी पार्टी का इंटरनल मैटर है, लेकिन सर चुनाव होंगे कि नहीं, ये क्लियर करते जाइए। सर अनम्यूट कर लीजिए रविंद्र जी। देखिए गरिमा जी, जिस प्रकार साथी प्रवक्ता मेरे कांग्रेस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं करा रही है, आपने भी क्लियर कर दिया है चुनाव कराना भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है। ये भी आप ही की पार्टी के लोग कहते आते थे। जी। देखिए ये मैं सिर्फ शब्दों को सही कर रहा हूँ, जिससे लोगों को भी पता रहे कि चुनाव जो होता है वो एक संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग वो करवाता है। सरकार का सिर्फ इतना रोल होता है कि वह कुछ चीजों को मुहैया करा देती है, कुछ जो काम होते हैं सहयोग के रूप में रहती है। जैसे आरक्षण को लेके माननीय मंत्री जी ने कहा है कि आरक्षण का अभी फाइनल नहीं हुआ है और जल्द से जल्द हो जाएगा। कई बार कह चुके हैं कि दिसंबर में चुनाव तय है, दिसंबर में चुनाव होगा। मुझे लगता है कि दिसंबर में चुनाव सही समय पे जो समय दिया है 25 दिसंबर से पहले चुनाव संपन्न हो जाएगा। लेकिन मेरे साथी प्रवक्ता कांग्रेस कह रहे, देखो इनके मन की बात निकलती है कि हमें नहीं लग रहा कि चुनाव कराएंगे। इनका खुद का मन नहीं है जबकि चुनाव में जाने के लिए। ये बार बार हमारे ऊपर ब्लेम करके कि जी ये नहीं चाह रहे। अरे भाई, अलग अलग परिस्थितियों के कारण चुनाव जो है एक टला है। पहले लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव और कई सारी चीजें थी। लोकसभा का टाल देते ना रविंदर भाई, लोकसभा का चुनाव टाल देते ना, अब पहले कंप्लीट कर लेने दीजिए सर, पहले कंप्लीट कर लेने दीजिए, उसके बाद में बोलिए। एक एक कर ऐसे बीच में टोकेंगे तो फिर समय व्यर्थ जाता है सर। देखिए आप राहुल गांधी जी से पूछ लेते कि लोकसभा का टाल देते। हम तो कह रहे हैं टाल देना चाहिए लोकसभा का चुनाव, क्या करना। ठीक है सर, मुद्दे पर आइए रविंद्र जी, आप मुद्दे पर आइए। बार तो चुनाव का खर्चा किस लिए करना। लेकिन राहुल गांधी जी से पूछ लेना एक बार आप, उनका क्या वक्तव्य होगा इसमें। तो मेरा कहना यह है कि सरकार पूरे तरीके से चुनाव कराने की प्रक्रिया पे है। माननीय मंत्री जी ने भी कहा, और पहले भी आप पूर्व में बयान देखेंगे तो दिसंबर में तय है और भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी में जुटी हुई है। सरकार ने भी इसकी ओर जो है पूरा कमर कस ली है चुनाव को लेके, और चुनाव आयोग भी, और प्लस कोर्ट ने भी कहा है कि भाई चुनाव संपन्न कराने। तो जो भी चीजें हैं इसमें, जो आरक्षणों को लेके है, जो वार्ड के आरक्षण है और सीटों को लेके आरक्षण है, वो एक बार फाइनल हो जाए, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई किसी भी प्रकार की कोई देरी है। अब मेरा तो कांग्रेस के साथी से यही कहना होगा कि भाई आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। कहीं ऐसा ना हो आप कह दे अरे ये क्या हुआ अचानक से, हमें तो बताया ही नहीं, हमें कम से कम चिट्ठी लिख देते कि चुनाव होने वाला है। तो चुनाव कभी भी अचानक से हो सकता है। अपनी तैयारियों पे जोर दे भारतीय जनता पार्टी, अपनी तैयारियों में, अपनी बैठकों में, अपने संगठन। ठीक है, वो एक आपकी, मैंने पहले ही कहा था, वो आपकी पार्टी का इंटरनल मैटर है। आपने एक चुनाव पूरा किया और दूसरे चुनाव की तैयारी में आप लग जाते हैं, बहुत स्वाभाविक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सर, निकाय चुनाव को क्या प्रदेश में मजाक नहीं बनाया गया था? क्या नहीं हुआ उसके साथ गलत, या आप स्वीकार करेंगे ना? अगर साल 10 साल चीजें बढ़ती गई, महीने के बाद 1 महीने के बाद नई तारीखें मिलती गई, तो ये तो गलत था ना।
कोर्ट ने भी बीच में हस्तक्षेप किया था, उसके बाद भी चीजें नहीं हो पाई। और मुझे जितना याद आ रहा है अक्टूबर महीने की एक डेडलाइन दी गई थी कि इसमें चुनाव करा देंगे, उसके बाद वो भी टूटी और उस पर मैंने खुद चर्चा की है। निकाय चुनाव को लेकर मुझे खुद याद है कि न जाने मैं कब से इस मुद्दे पर चर्चा कर रही हूँ। तो ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि नहीं निकाय चुनाव के साथ खिलवाड़ हुआ, बिल्कुल हुआ है, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा आपको भी। ठीक है, चुनाव आयोग चुनाव कराता है, लेकिन सर नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी बनती है प्रदेश में सरकार की कि आखिर चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं। आरोप बहुत सारे लगते रहे कि सरकार डर रही है, सरकार को डर लगता है कि क्षेत्रीय मुद्दे कहीं हावी ना हो जाएं, क्योंकि बाकी के चुनाव तो राष्ट्रीय मुद्दों पर होते हैं प्रदेश में। ठीक है, अभी आपसे हम रविंद्र जी इस पर और जवाब ले लेंगे, और मेहमान हैं एक बार उनको जोड़ लेते हैं, वापस लौटेंगे तब आप और बातें बोल लीजिएगा। थापलियाल साहब हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ नेता यूकेडी की ओर से, बहुत स्वागत सर आपका भी। सर, क्या निकाय चुनाव के साथ न्याय हुआ? देखो, उत्तराखंड का बच्चा बच्चा जानता है कि धामी सरकार लोकतंत्र की मर्यादाओं को जूते की नोक में रखते हुए 1 साल से यहाँ पे निकाय चुनाव नहीं करा रही, ये सब जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी भी ये चुनाव डिपेंड करता है कि जो केदारनाथ का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव इस राज्य का जो राजनीति की दिशा तय करेगा, वो में जो अगर ये जीतेंगे तो चुनाव दिसंबर में होगा, नहीं तो फिर वो जो कवच इन्होंने पहना है कि आरक्षण का, उस कवच को, उस बहाने को आगे करके ये फिर आगे कर दिया जाएगा। बड़ा चिंता का विषय है कि जिस तरह से केदारनाथ में जो एक चुनाव था, उपचुनाव, इस राज्य का महत्वपूर्ण चुनाव, उसमें जितने मुद्दे उठे उसका एक का भी जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाई। इसके बावजूद भी वो आज जीत की दहलीज पे खड़ी है। ये हमारे माथे पे चिंता की लकीरें डालती है, क्योंकि ये राज्य 42 साधकों के बाद बना हुआ राज्य है। इस राज्य में एक आंदोलन के तहत, एक सपने के तहत ये राज्य हासिल किया गया, लेकिन इस राज्य की जनता को मानो कि एक ग्रहण लग गया हो कि वो कुछ न उसको दिख रहा है न सुन रहा है। और बाबा केदार, क्योंकि ये देव भूमि है और हमें आस्था का सबसे बड़ा केंद्र केदार बाबा है, और उसमें जो सोना चोरी का जवाब आज दिन तक पूरे चुनाव में हमें नहीं मिल पाया। और जिस तरह से केदार बाबा का जो अस्तित्व यहाँ से मिटाने के प्रयास से दिल्ली में एक नया केदार धाम बनाया जा रहा था, इन सवालों के बीच में जो आज शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी के मुद्दे और नारी सुरक्षा के मुद्दे पूरे हाशिए में चले गए, और केवल हमें मुख्यमंत्री वहां कस्में खाते हुए दिखाई दिए। लेकिन हम ये जानते हैं कि इस राज्य की जनता अब चुनाव जिताती और हराती नहीं है। इस राज्य की राजनीति चुनाव अपने आप को जितवाती है, धन बल के आधार पे, शराब के आधार। आपने देखा होगा कि किस तरह से शराब बांटी जा रही थी, किस तरह से एक दूसरे पे उंगली उठाते हुए राजनीतिक दल इस राज्य में हमें दिख रहे थे। हम शर्मसार हो रहे थे, हम शर्मसार हो रहे थे कि आखिर हमने क्यों ये राज्य लिया। इन माफियों की, इस माफिया पर राजनीति के लिए अपने राज्य लिया। इन झूठे लोगों को जो झूठी कस्में खाकर हमारी जिवेली वाली जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, क्या इनके लिए हमने राज्य लिया था? ये हमें चिंता है। और इन चिंताओं के साथ जो निकाय चुनाव है, वो चुनाव तो इनके लिए बहुत छोटा खिलौना है। इसको कब तक खेलेंगे ये भविष्य के गर्भ में छुपा है। लेकिन इस राज्य की जनता 24 साल के बाद जिस तरह से निराशा के दौर में जा चुकी है, वो चिंतनीय विषय है। यहाँ पे आप देखिए कि सब कुछ हमने फेल होते हुए देखा। हमने ये देखा कि अर्थव्यवस्था यहाँ मुंह के बल पे गिर गई है, फिर भी जनता इन पे विश्वास कर रही है। आज लोअर स्टेट में मतलब पूरा ट्रांसपोर्ट व्यवस्था हमारी फेल हो चुकी है, फिर भी जनता इन पे विश्वास कर रही है। आप देखो पहाड़ में जिस तरह से दुर्घटनाएं हो रही हैं जो हमारे ट्रांसपोर्ट में, उसका मुख्य कारण है कि ट्रांसपोर्ट है ही नहीं। जब एक बस में कल भर्ती थी कोटद्वार में, अब बच्चे डिक्की में बैठ के आए मरचुला के एक्सीडेंट के बाद। लोग उस समय बोला गया साहब इसको हटाओ, इसको सस्पेंड करो। जिस एआईटी को इन्होंने सस्पेंड किया 2 बार पहले भी सस्पेंड हो रखा है। तो ऐसी स्थितियों में हम जिस तरह की परिकल्पना लेके चल रहे थे, हम
बहुत सारा उत्साहित नहीं है, क्योंकि पहले हमारे हाथ से राज्य खिसका, अब हमारे हाथ से राजनीति भी खिसकती जा रही है। ये हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। इस राज्य के जो ज्वलंत मुद्दे हमने तांडव रैली की, हमने दिखाया कि किस तरह से मूल निवास भू कानून हमारा जनता ने हाथों हाथ लेते हुए सड़कों में हमारा साथ दिया, लेकिन मत पेटियों में जिस तरह से जनता अपना हाथ खींच देती है वो हमारे लिए चिंता का विषय है। इन तमाम चिंताओं के साथ निश्चित रूप से जो हमारी चिंताएं हैं वो राज्य की भी चिंताएं हैं। आज राज्य पूरी तौर से कर्ज में डूबा हुआ राज्य अंधकार की काल कोठरी की तरफ जा रहा है। अब माफियों का ऐश ग्राह बन चुका है ये राज्य। ठीक है, चलिए आपके पास में वापस लौटेंगे, अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं निकाय चुनाव को लेकर। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में लगातार बना हुआ है। वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा जी के साथ में इस बार शुरुआत करेंगे। अरुण जी, आपने सभी को सुन लिया, एक तरफ उपचुनाव पूरा हो चुका है, लेकिन अब निकाय चुनाव की बारी है। सर, स्थिति स्पष्ट कर दीजिए, बस सवाल इतना ही है कि स्थिति स्पष्ट कीजिए कि सरकार की मंशा क्या नजर आ रही है अब। गरिमा, देखिए, पिछले 2 दिसंबर को जब निकायों का कार्यकाल खत्म हुआ था तो चुनाव उससे पहले होंगे, लेकिन ये इनके प्रकरण किसी भी कारण से वो टलते रहे, ये सबके संज्ञान में। अब वो पीछे के कारणों की तरफ हम ना जाएं, भविष्य की तरफ देखें तो ज्यादा बढ़िया होगा। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को दिसंबर में, क्योंकि सरकार ने हाईकोर्ट में एफिडेविट दे रखा है कि वो 25 दिसंबर तक चुनाव करा ले, तो इसी को देखते हुए, इस शपथ पत्र की भाषा को देखते हुए शहरी विकास मंत्री अभी बोल रहे थे कि अगर आरक्षण का रोस्टर पूरा बन गया तो शायद वो दिसंबर में चुनाव करा ले। और देखिए, उसी चुनावी तैयारी को देखते हुए आज भाजपा ने एक बहुत हाई लेवल मीटिंग भी करी है, जो आपने दिखाया है। और उस मीटिंग का मतलब यही है कि भाजपा अपने को तैयार कर रही है, और भाजपा वास्तव में हमेशा से एक चुनाव के बाद तुरंत दूसरे चुनाव के मोड़ में आ जाती है। वो उन तैयारियों में जुट जाती है, और उनके यहाँ तो जो हम लोगों को सूत्रों से पता लगा है कि अधिकतर सीटों पर पैनल्स भी तैयार कर लिए गए, कि अब ये है कि अगर तुरंत चुनाव होते हैं तो उन पैनल में से उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए चुनाव मैदान में कूदा जा सके। लेकिन दूसरी स्थिति ये भी है कि किसी कारणवश अगर वो आरक्षण का रोस्टर पूरा नहीं बनता तो हो सकता है हाई कोर्ट के शपथ पत्र के अनुसार पिछला जो चुनाव हुआ था उसी आरक्षण पे चुनाव करा लिए जाए। ये भी तैयारी चल रही। अब इनमें से कौन सी चीजें तय होती है वो तो आने वाले दिनों में पता लगेगा, क्योंकि चुनाव जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसने ये चुनाव कराने, लेकिन उसको सरकार से बहुत सारी सहमति लेनी पड़ती है और बहुत सारे सहयोग लेने पड़ते हैं। तो जब तक सरकार उन सब चीजों की हामी न भर दे तब तक राज्य निर्वाचन आयोग भी ये घोषणा नहीं कर पाएगा चुनाव की, जब तक सरकार उनको सहमति न दे दे। और मुझे लगता है कि निकट भविष्य में वो स्थिति आ रही है। लेकिन दूसरी ओर जब आपने केदारनाथ चुनाव की बात करी तो मुझे एक सख्त आपत्ति है आदरणीय थपलियाल जी की बात पे, जो इस उत्तराखंड प्रदेश की जागरूक जनता को बेवकूफ साबित करने की इस डिबेट में कोशिश कर कि आज की तारीख में राजनीति में मुद्दे गौण हो गए। अगर मुद्दे गौण होते तो आपकी तांडव रैली में इतने लोग नहीं आते, बेरोजगार संघ की रैलियों में इतने युवा इकट्ठे नहीं होते, और सारी रैलियों में इतने लोग नहीं आते जो भू कानून और मूल निवास के मुद्दे पर जुड़ी हुई है। तो जनता जागरूक है, और इस प्रदेश की जनता हमेशा से जागरूक रही है, हमेशा से अपने हित सोचती रही है और उसके अनुसार मतदान करती रही है। आज तक एक भी चुनाव में जनता का फैसला गलत नहीं हुआ। वो ठीक है कि वो आपके अनुकूल आता है या आपके विपरीत आता है, वो अलग बात है, लेकिन जनता को बेवकूफ साबित करना गलत बात है। ये जनता बहुत जागरूक है और पूरे हिंदुस्तान में इस बात की हामी भरी जाती है कि उत्तराखंड की जनता मुद्दों के अनुसार
वोट देती है। और पिछले लगातार चुनाव का रिकॉर्ड देखें तो जनता ने हमेशा मुद्दों पे वोट दिया, खामोशी से वोट दिया, खामोशी से अपना काम कर लिया। तो ये भी एक स्थिति है। और केदारनाथ चुनाव ज्यादा दिन नहीं है, परसों आ जाएगा रिजल्ट। और मुझे लगता है दोपहर तक रिजल्ट आएगा, शायद शाम को हम उसी विषय में चर्चा कर रहे होंगे कि क्या विश्लेषण कर रहे होंगे कि हाँ क्या क्या किस पार्टी की खामी रही या उपलब्धि रही, निश्चित तौर पर वो परसों कर लेंगे। तो लेकिन हमें विश्वास होना चाहिए, इस जनता पर विश्वास करना चाहिए कि जनता का फैसला अंतिम और निर्णायक होता है और वो फैसला ही सबको स्वीकार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वो फैसला स्वीकार करना पड़ेगा। उपचुनाव के नतीजे तो अभी बहुत ही जल्द स्पष्ट हो जाएंगे, बस अब जो निकाय की तैयारी हो रही है उसमें भी देखना होगा किसकी स्थिति मजबूत नजर आती है। प्रमोद जी, कितनी तैयार है पार्टी आपके निकाय चुनाव के लिए? क्योंकि बीजेपी ने निकाय चुनाव कब होंगे ये भी अभी फिलहाल एक, जैसे कि अरुण जी ने कहा, एफिडेविट दे रखा है, तो उम्मीद है कि उस तक पूरा किया जाएगा और उसी लिहाज से उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है। कांग्रेस कहाँ पर स्टैंड कर रही है? राजनीतिक दल है, निश्चित रूप में चुनाव के लिए हमेशा ही तैयार है, लेकिन चुनाव हम तब लड़े ना जब सरकार चुनाव कराने के लिए मन बनाए। अभी अरुण जी ने कहा ना कि एक एफिडेविट दिया गया है जिसमें एक नीति निर्धारित है, तो उम्मीद है कि कम से कम उससे पहले तो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। जी, अभी अरुण जी की बात आपने सुनी? अरुण जी की बात आपने सुनी? वो मैंने सुनी, वो ठीक है, अरुण जी ने अपनी बात रखी, लेकिन अब जब आप मेरी बात, अगर आप मुझे आपने कहा कहने के लिए, तो आप मुझे सुनिए। अरे सर, बिल्कुल बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि पार्टी तो चुनाव लड़ने के लिए 1 साल से तैयार है। पार्टी, राजनीतिक दल चुनावी तो लड़ेगा, बाकी चुनाव लड़ने का काम तो राजनीतिक दलों का है ही, पर लेकिन सरकार चुनाव कराने में पूर्ण रूप से अक्षम रही है। सरकार की अगर इच्छा शक्ति चुनाव कराने की होती तो पिछले दिसंबर में निकायों का कार्यकाल खत्म हो गया। आप देख रहे हैं शहरों की जो स्थिति है वो बहुत बुरी स्थिति है। सड़कें, पता ही नहीं लग रहा है कि सड़कों पर गड्ढे हैं या गड्ढों पर सड़कें हैं। और मैं तमाम जितनी आप देख रहे हैं, आप पूरे प्रदेश में जहां भी ये हमारे पंचायत और जो है निकाय और जहां ये पंचायत के लोग हैं, 1 साल से तो निकायों का, पंचायतों का, नगर निगमों का कार्यकाल समाप्त हो रखा है। लोग अपने छोटे छोटे काम कराने के लिए परेशान हैं। भाई, अगर चुनाव दिसंबर में हो गए होते तो छोटे छोटे काम कराने के लिए लोग अपने पार्षद के पास जाते, अपने मेयर के पास जाते, अपने अपने काम करवाने के लिए कराते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ बैठकों तक सीमित है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सुंदर बातें और वादों तक सीमित है। और आप देखना, यदि केदारनाथ में इनके अनुरूप इनका रिजल्ट अगर केदारनाथ में आएगा, जो आएगा नहीं, तो ये जो है दिसंबर में चुनाव कराएंगे। और यदि कि बाबा केदार की कृपा इस बार फिर कांग्रेस पे, इस बार बाबा केदार की कृपा हुई, तो ये फिर लटकाने का काम करेंगे इन निकाय चुनावों को। क्योंकि सरकार जानती है कि वो जो है निकाय चुनाव में उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। उनके जितने जो है आज जो है नगर निगमों में, निकायों में भ्रष्टाचार का जो बोलबाला है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लोग त्राहिमाम बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग जो है परेशान हैं। तो मैं ये आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर सरकार के अनुरूप केदारनाथ का चुनाव हो गया तो दिसंबर में निश्चित रूप में चुनाव हो जाएंगे। और यदि कांग्रेस जिस तरह से एकजुट होकर के, एकमुठ होकर के केदारनाथ का चुनाव लड़ी, और यदि केदारनाथ में कांग्रेस को सफलता मिलती है तो ये फिर जो है किसी न किसी बहाने से निकाय चुनाव को टालने का काम करेंगे। ठीक है रविंद्र जी, देखिए अभी भी विश्वास नहीं है आपकी बात पर, भले ही एफिडेविट का जिक्र भी हो गया है, लेकिन क्योंकि पिछला बैकग्राउंड आपने निकाय चुनाव के मामले में इतना खराब कर दिया कि निकाय चुनाव होंगे भी विपक्ष आपका मानने को तैयार नहीं है। अनम्यूट सर, अनम्यूट। देखिए गरिमा जी, कांग्रेस का काम तो झूठ का नैरेटिव और झूठ बोलना है। ये सरेआम टीवी के आगे बैठ के, मंचों पे, लोगों के आगे, इनका काम ही झूठ बोलना है। किसी भी प्रकार का जो है सरकार इस ओर नहीं है।
अब देखिए केदारनाथ का चुनाव हो गया है, अब वहां पे जनता ने अपना मत का प्रयोग कर दिया है, अब उसका फैसला परसों आ जाएगा। कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है ये सबको पता लग जाएगा परसों। लेकिन कहना यह है कि अगर आप दोबारा से उस सीट को हार गए तो निश्चित रूप से तय मानिए कि आप ईवीएम को ही दोष देंगे। आप ये संगठन चुनाव मिलके लड़े ये सब भूल जाएंगे और फिर आप ऐसा ही सिर ढूंढेंगे जैसा आपने विधानसभा में हरीश रावत जी का सिर, एक वयोवृद्ध नेता का सिर ढूंढा और उन्हें बेचारों को घर में बिठा दिया। ऐसे ही किसी का नेता का सिर, इससे पहले लोकसभा में आपने अपने प्रदेश अध्यक्ष को ढूंढा था, फिर हरीश रावत जी को ढूंढा, अब किसी और को ढूंढ लेना। तो ये आप तय समझिए कि वहां चुनाव आप जीतने वाले नहीं है। बाकी रिजल्ट परसों आ जाएगा, क्या दिक्कत है अब उसमें, जो होगा फैसला वो होगा ही। लेकिन स्थानीय निकाय चुनाव में आप जितना बैठ के बात कर रहे हैं, आज देखिए कि आप इस गंभीरता को समझिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को पूरे तरीके से तैयार करते हुए अपनी हाई लेवल की एक बैठक जो प्रदेश के नेताओं के साथ करी है कि हम जो है किस प्रकार से चुनाव में जाने के लिए मुहाने पे खड़े हैं, बिल्कुल मुहाने पे खड़े। किसी दिन भी ये घोषणा हो गई कि फला तारीख को चुनाव होगा, इस तारीख को नामांकन होगा, इस तारीख को वोटिंग होगी, इस तारीख को गिनती होगी, तो यही कांग्रेस है ये। और आप निश्चित रूप से मानना ये कह देंगे उन्होंने कहा जी इन्होंने भनक नहीं लगने दी और चुपचाप से चुनाव की घोषणा कर। अरे भाई आप तैयारी करिए चुनाव की, आपने चुनाव लड़ना है। और देखिए जिन लोगों को मैं कह दूं एक बात, मैं भी यही देहरादून में रहता हूं, जिन लोगों ने चुनाव लड़ने की अपने वार्ड से तैयारी कर रहे हैं ना, वो लोगों के घर घर जाके काम इकट्ठा करके काम करवा रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे। उनने कहा दर बदर नहीं भटक रहा। आज की डेट में तो इतना मजा आ रहा है लोगों को, 4-4, 5-5 जने हैं, अरे भाई साहब लाइट नहीं जल रही मुझे बताइए, अरे नाली सफाई नहीं गई मुझे बताइए। इस समय तो लाइन लग रही है नेताओं की गली गली में। तो मेरा कहना यह है कि आप निश्चित रूप से अपनी तैयारियों को समीक्षा करिए। भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों को लेकर आश्वस्त है और चुनाव मुझे लगता है कि जल्दी 10-12 दिन के अंदर, 5-7 दिन के अंदर ये आपको पता लग जाएगा। देखिए हमारे साथी जो पत्रकार है उन्होंने बताया कि या तो नया आरक्षण की नीति बनेगी या ऐसा हो सकता है कि पुरानी को ही लागू कर दिया जाए। तो किसी भी सूरत में क्या होता है, लेकिन हम पूरे तरीके से आश्वस्त है, हम चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है। भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय चुनाव के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। संगठन के बल पे, कार्यकर्ताओं के दम पे हम चुनाव में उतरने के लिए बिल्कुल तैयार है। ठीक है, पूरी तैयारी हो चुकी है, तो अब बस इंतजार प्रदेश की जनता को भी है कि कब निकाय चुनाव संपूर्ण होंगे। और क्योंकि विकास कार्य कितना भी सरकारें दावा कर लें कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन क्या विकास कार्य प्रभावित नहीं होते चुनाव से, ये तो हम सब जानते हैं। थपलियाल साहब, रविंद्र जी कह रहे हैं कि निकाय चुनाव होंगे और सही समय पर जो सरकार की ओर से तिथि निर्धारित की गई है उस तक ही होंगे, विश्वास है आपको? देखो, और फिलहाल स्थितियां क्या कह रही हैं कि क्या वाकई निकाय चुनाव अब हो जाएंगे? सबसे बड़ा चिंता जो इन लोगों को है वर्तमान राजनीति को, वो है निकाय चुनाव। क्योंकि जो संसदीय चुनाव होते हैं, विधायिका के चुनाव होते हैं, उस लेवल पर राजीव कुमार जी की जो मशीन है वो काम आ जाती है। आज ही बड़ा एक्सपोजर मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, उस बारे में हुआ है। और आज ही मैं अभी देख रहा था कि जो इनके बहुत सबसे शीर्ष पूंजीपति हैं अडानी साहब, उनके खिलाफ अमेरिका में FIR दर्ज हो गई है कि किस तरह से यहाँ पे देश चल रहा है। थोड़ी दिनों में पूरा जो एक जुमला है वो सब साफ हो जाएगा। लेकिन हाल में जिस तरह से एक राजनीतिक दल जो सबसे बड़ा दल विश्व में कहलाता है, वो भारत में गैंग के रूप में काम कर रहा है। और उस गैंग में कुछ बेचारे पत्रकार भी हैं, उनकी मजबूरी होती है, पापी पेट का सवाल होता है, उनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है, उनका वो करना पड़ता है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं, हम जब बोल रहे हैं कि जो राजनीति है, सारा बच्चा बच्चा जानता है कि राजनीति व्यवसाय बन चुकी है और धंधा में इन लोगों ने पूरे लोगों को नीचे लेवल तक इस धंधे में समाहित कर दिया है। जो लोग विजनरी हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वो तमाम इस राजनीति में हाशिए में जा चुके हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन निकाय चुनाव में क्या है, एक नंगे होते, वहां पे राजीव कुमार की मशीनें काम नहीं करती।
वहां पे जब जनता के जो अंदर पकड़ा है वो निकाय चुनाव में बाहर आएगा। इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सरकार को है कि उस लेवल तक हम किस तरह से नियंत्रित कर पाए, किस तरह से वहां तक हम अपनी रिश्वतें, वैसे भी 5 किलो में हमें पाल रहे हैं जनता को, और बहुत ऋणी है जनता इनकी कि ये 5 किलो राशन में हमें जिंदा रखे हुए हैं, ये हम पूरा देश जानता है। क्योंकि पूरा उत्तराखंड आज पूंजीपतियों को किस तरह से हवाले किया जा रहा है वो तो हम चंद लोग जानते हैं। हम जानते हैं कि किस तरह से जॉर्ज एवरेस्ट को बाबा रामदेव को दिया जाता है, जबकि रामदेव कोई भी एडवेंचर्स कंपनी का मालिक नहीं है। वो किसको देने जा रहा है? भगवान मालिक है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से उत्तराखंड की तमाम जमीनें माफियों के हवाले की जा रही है, किस तरह से हमारे कुमखार में 5 स्टार होटल बन रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि इन तमाम सवालों के बीच में अगर जनता चुप्पी है साधी हुई है तो हम जनता को, बाप रे बाप, हम जनता को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अरे जनता तो भगवान का रूप होती है, जनता एक बच्चा का रूप होती है। जनता के लिए हम नेता अगर ईमानदारी से काम करें तो हम उनके लिए दिशा तय करते हैं, लेकिन कुछ लोग बीच में सत्ता की दलाली करने के कारण हमें चुप कराते हैं। उनको ये नहीं मालूम कि जनता का जिस तरह से रवैया उत्तराखंड में चल रहा है। मैंने कहा कि हम लोगों ने राज्य की लड़ाई लड़ी 42 सालों के बाद, जब ये राज्य मिला, राज्य हमारे हाथ से खिसक गया, तो हम जनता को गाली दे रहे हैं क्या? जब हम ये कह रहे हैं कि हम मूल निवास भूख कानून की लड़ाई में तो तुम हमारे साथ जा रहे हो, लेकिन जब मशीनें सामने आती है तो तुम हाथ पीछे कर देते हो। इस सवाल को समझने के लिए अगर हम कुछ कह रहे हैं तो बंधुओं को हम जनता को बेवकूफ बताने के लिए उत्प्रेरित करते हैं। किस तरह से देखिए, तो ऐसे लोगों से ये तो ऐसा हो गया कि राम जिस तरह रावणी, लोगों से लड़ना कठिन हो गया है मैडम। हमें एक सिर नहीं 10 सिर अवेलेबल है। इधर से कोई कुछ बोलेगा, इधर से कुछ बोलेगा और हमें कटघरे में खड़ा करेगा। ठीक है सर, आपके पास में लौटेंगे, अरुण शर्मा जी के पास में जाएंगे। अरुण जी, निकाय चुनाव को लेकर बात हो रही है, सबसे पहले तिथि पर हम बात कर रहे थे क्योंकि लंबे अरसे से निकाय चुनाव, मतलब कब होंगे निकाय चुनाव उत्तराखंड में, ये हो गया था। लेकिन अब चलिए मानकर चल लेते हैं कि सरकार प्रशासन बिल्कुल ठीक कह रहा है, चुनाव नजदीक है। क्या निकाय चुनाव में बीजेपी मजबूत है? बाकी के चुनावों में अब तक अगर मंगलौर और बद्रीनाथ हटा दे तो बीजेपी बड़ी मजबूती से पिछले कई सालों से जीतती चली आ रही है, क्लीन स्वीप कह सकते हैं। भले ही कांग्रेस कहीं पर थोड़ा बढ़ती है, वोट परसेंट में कहने बढ़ती है, लेकिन सीटें तो कुल मिलाकर कहीं नहीं मिली थी बद्रीनाथ और मंगलौर से पहले। निकाय चुनाव में ये भी कहा जा रहा था कि मुद्दे जो हैं वो स्थानीय हैं, विकास के नाम पर हैं, सड़कों के नाम पर हैं, साफ सफाई के नाम पर हैं। तो इन सारी चीज़ों में थोड़ी कमज़ोर ज़रूर हुई थी, क्योंकि हमने देखा सड़कों की स्थिति आप सब जानते हैं क्या है, और स्मार्ट सिटी के नाम पर बाकी जगहों पर भी हमने देखा किस तरीके से स्थितियाँ हुई हैं, और हर जगह यही हाल है। तो क्या बीजेपी के लिए जो कहा जा रहा था कि बीजेपी में डर है इन चीज़ों का, वो आपको ठीक लग रहा है? और बीजेपी ने जो रणनीति बैठकें शुरू भी कर दी है, किस लिहाज से शुरू की है, क्या आपको लग रहा है? देखिए गरिमा, ये सही बात है कि स्थानीय निकायों में बहुत सारी चीजें गड़बड़ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरी चीज ये भी सही है जो रविंद्र भाई कह रहे थे कि वहां एक एक वार्ड में कई लोग इस टाइम काम करने के लिए जुटे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पार्षद लड़ना है, किसी को और कोई चुनाव लड़ना है, तो वो सब जुटे हुए भी हैं। मैं एक, मेरा जो वार्ड है ऋषिकेश में, वो पहले ग्राम सभा थी, पिछले चुनाव में वो नगर निगम में शामिल किया। निश्चित तौर पर आज भी हमारे सामने सफाई की समस्या है, सड़कों के टूटने की समस्या है। अभी वो जो नई पेयजल योजना बिछी है वो जगह जगह से लीक हो रही है, ये समस्याएं हैं। लेकिन जब कंप्लेंट होती है तो वो समस्याएं दूर भी होती है। पूरे ऋषिकेश में ओएनजीसी की तरफ से जो CSR फंड से स्ट्रीट लाइटें लगाई गई, अब उनमें से आधे से ज्यादा जलती नहीं है। तो निश्चित तौर पर वो दोष नगर निगम का है, नगर निगम प्रशासन का है। लेकिन जो वहां नेता काम कर रहे हैं उनके लिए आसानी नहीं है कि हम 1 साल से तो हम बाहर है, ना मेयर है ना पार्षद है, वो सब बाहर है 1 साल से। तो उनके लिए आसानी है ये कहना कि ये चीजें हमारे हाथ में नहीं है, ये प्रशासन के हाथ में। तो ये सारी स्थितियां हैं और सारी समस्याएं हैं, लेकिन ये भी बहुत लोग जानते हैं कि सारी समस्याओं का हल एक साथ नहीं निकल सकता, धीरे धीरे होता है। विकास जो है सतत प्रक्रिया है, वो धीरे धीरे होती है, एकदम से कुछ नहीं होता।
रोड्स भी बनती है, कई साल लग जाते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, कई साल लग जाते हैं, ये सारी चीजें हैं। दूसरी चीज एक है जो आपने तैयारियों की बात की, मेरा अपना मानना है, जो मुझे कथित तौर पर कपियाल जी सत्ता पोषक पत्रकार बता रहे थे अभी, मेरा अपना मानना है और मैं हर डिबेट में बोलता हूं कि निश्चित तौर पर भाजपा संगठन की तैयारी हमेशा अन्य दलों से आगे हो। हार और जीत अलग मामला है, लेकिन मैं जब पिछले दिनों हम डिबेट कर रहे थे तो मैंने, जब हरियाणा के संबंध में हमने डिबेट की थी, तो मैंने ये भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनावों में कुछ राज्यों में मुंह खाने के बाद संगठन को ज्यादा सक्रिय किया है और खासकर लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा देने के बाद 240 में सिमट गए और वहां सबसे बड़ी जो नाराजगी नजर आई थी वो संघ परिवार की। संघ ने काम नहीं किया था लोकसभा चुनाव में। अगर आपको याद हो, जेपी नड्डा ने एक बयान दे दिया था कि हम संघ के बिना भी चुनाव जीत सकते हैं, तो संघ के लोग नाराज हो गए और घर बैठ गए थे, उन्होंने काम नहीं किया। लेकिन जब वो फिर से संघ को सरकारी कार्यक्रमों में शामिल करने का फैसला हुआ तो हरियाणा चुनाव की परिणति सामने, वहां संघ पूरी तरह घुसा और वो चुनाव, इसके बावजूद कि तमाम सर्वे ने बीजेपी को हारा हुआ दिखाया, उसके बावजूद बीजेपी चुनाव जीती। अब आरोप कुछ भी लगे, आज की तारीख में महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के रिजल्ट भी परसों आ रहे हैं और उन दोनों चुनावों में भी सर्वे क्या बता रहे हैं, रिजल्ट क्या आएंगे, ये हम परसों बात कर रहे हैं। लेकिन सांगठनिक तौर पर, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अन्य संगठनों से बहुत है। खासकर मैं तो कांग्रेस की बात करूंगा जो मुख्य विपक्षी दल है, और इस प्रदेश ने हमेशा दो ही शासन देखे हैं, या तो कांग्रेस का देखा या बीजेपी का देखा। और देखो, कहीं ना कहीं ये जो उत्तराखंड की जनता है, इसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भावना है और इसीलिए वो राष्ट्रीय पार्टियों पे ज्यादा विश्वास करती है। इसीलिए क्षेत्रीय पार्टी यूकेडी लाख आंदोलन में आगे रहने के बावजूद, उसके बावजूद चुनाव में पिछड़ जाती। अब कपियाल जी का वो कहना अलग है कि धनबल का मुकाबला नहीं करते थे कांग्रेस और बीजेपी का, वो ठीक है बात। निश्चित मैं ये कह रहा था कि तैयारियों में बीजेपी आगे रहती है क्योंकि वहां पन्ना प्रमुख तक की चिंता होती है। एक पन्ने का इंचार्ज बनाया जाता है वार्ड में, जो पूरी वोटर लिस्ट होती है, तो वो उनको आगे आने वाले समय में आगे करती है। जी गरिमा, बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए ये ठीक है सर, मैं समझ गई। और देखिए ये कोई नया नहीं है, बीजेपी हर एक चुनाव के लिए, वो कोई भी चुनाव हो, गांव में प्रधानी का भी चुनाव हो, बीजेपी उसकी तैयारी अलग लिहाज से करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कहीं ना कहीं इसका फायदा भी उनको मिलता है भले ही जनता के बीच स्थितियां कैसी भी हो, उनकी पकड़ कैसी भी रही हो, लेकिन वो अपना 100% देते हैं और कांग्रेस इसमें हर बार पे चढ़ती है। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं प्रमोद कपरवान जी, उनका रुख हम करेंगे। प्रमोद जी, देखिए पहले ही कांग्रेस के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, चाहे हम देख लें कि गुटबाजी की बात हो, बहुत सारी चीज़ों में कांग्रेस पीछे हो जाती है और ये उसकी अपनी इंटरनल समस्याएं हैं जो वो हर चुनाव में दूर नहीं कर पाती और उसका शिकार होकर पिछड़ जाती है, सीटें गंवा देती है। क्या निकाय में भी वैसी स्थिति रहेगी? क्योंकि देखिए रविंद्र जी, भले ही चुनाव कब होगा ये बाद की बात हो गई सर, लेकिन तैयारी, क्योंकि अब वही चुनाव है, तुरंत ही उपचुनाव, अभी नतीजे नहीं आए लेकिन तैयारी उनकी निकाय की शुरू हो गई है। कांग्रेस ने क्या किया? गरिमा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी अगर गाथा अगर स्वतंत्र रूप में सारे लोग करेंगे भाई, अगर उनके मेरे को बड़ा आश्चर्य ये होता है कि भाई देखो, उनका अपना संगठन है, ठीक है, उनके अपने संगठन की गतिविधियां हैं। अब आप उसकी इतना बड़ा गुणगान करेंगे कि भाई वो जो है, यदि वो इतना बड़ा संगठन है तो वो फिर सारी सीटें क्यों नहीं जीतते? आप बताएं, हमारी 20 सीट 21 सीट कैसी आ गई? तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, सबीलाल जी की बातों से मैं 100% सहमत हूँ। सबीलाल जी की बातों से मैं 1001% सहमत हूँ उनकी बातों से कि, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पूर्ण रूप से, देखो कौन सी पार्टी ऐसी है, आप तो भारतीय जनता कांग्रेस की बात कर रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी में तो पन्ना प्रमुख में तक जो है गुटबाजी है। सर मैं बोलूं क्या कुछ बीच में? बड़ा मैं बोल सकती हूँ क्या आपको? राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक है, जो है
लेकिन इन सब गुटबाजी, चाहे आप उसको गुटबाजी भी मानते हैं, लेकिन ये सब होने नहीं के सर, बावजूद आपकी पार्टी के नेता, आपकी पार्टी के प्रवक्ता टीवी पर निकायों में जो है आपके लोग बैठकर स्वीकार करके जाते हैं। और पहली बात प्रमोद जी, देखिए हम बीजेपी पार्टी का बहुत बड़ी पार्टी है, गुणगान हमने नहीं किया सर, आपने शायद ध्यान से सुना नहीं। हमने ये कहा कि बीजेपी किसी भी चुनाव, सुन लीजिए मैं आपको बोलने का मौका दूंगी, मैंने आपसे पूछकर आपको टोका है। सुनिए प्रमोद जी, मैंने ये नहीं कहा कि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, बीजेपी का कोई गुणगान नहीं किया। मैंने या बाकी के लोगों ने ये स्वीकार किया कि बीजेपी चुनावी मोड में रहती है और उसमें कोई गलत नहीं है। आप चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, आप राजनीतिक दल हैं, आपका क्या काम है सर? आपका मुख्य मकसद सत्ता में आना होता है ना। गरिमा जी मेरी बात समझे ना, मेरी बात आप समझे। हाँ, मैं ये बिल्कुल सर कहना चाहता हूँ, 47-48 विधायक जो है वो हमेशा चुनाव लड़ने के लिए दिए हैं। आप जो है हर बार अगर चुनाव के मूड में रहेंगे तो राज्य के नौजवानों की बात आप कब करेंगे, बेरोजगारी की बात आप कब सर? राज्य की जनता भी तो सपोर्ट कर रही है, मैं उनका सपोर्ट नहीं कर रही, मैं उनके पक्ष में नहीं हूँ। मैंने उनसे भी 4 सवाल किए कि आपने निकाय चुनाव क्यों नहीं कराया। मैंने नैतिकता के आधार पर भी उन्हीं से पूछा। कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ काम करेगी, मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और मैं आपसे कहना चाहिए एकजुट होती है तो चुनाव जीती है। सर पिछले की स्थिति, हम तो चाहते हैं कांग्रेस मजबूत हो। मजबूत विपक्ष लोकतंत्र के लिए बेहतर होता है सर, मजबूत विपक्ष लोकतंत्र के लिए बेहतर होता है। प्रदेश के अंदर निकायों में, नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी का बोरिया बिस्तर बन जाएगा, आप चिंता न करें। और लोगों ने स्वीकार किया है कि कांग्रेस के विकास के रास्ते और कांग्रेस के वास्ते को लेकर के लोग जो है इस प्रदेश के अंदर हम निकायों में जो है कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे, कांग्रेस के लोगों को जिताने का काम करेंगे। ठीक है, चलिए वो देखिए नतीजों में साफ होता है। उसके लिए अभी यहाँ पर बैठकर बातें करना, चाहे बीजेपी बोले आप बोले, वो बहुत अलग चीजें हैं। चलिए ठीक है सर, आपके पास में लौटेंगे थोड़ी सी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि भाई जो है हमारे पास पहले पार्षद नहीं थे या हमारे अरे पास सर हम क्या कह रहे हैं, आप और बीजेपी, कांग्रेस और बीजेपी को ही सत्ता में रहने का मौका मिला, इसमें कोई नई बात थोड़ी है। लेकिन अभी कितने वक्त से आप सत्ता से बाहर हैं, इस पर भी मंथन आपको करना चाहिए। और क्या रीजन है आपके अपने, अगर इंटरनल रीजन है तो वो भी आपको पकड़ने चाहिए। ये कहना कि हमारे 21 और 22 विधायक आ गए, सर नजरिया हो सकता है। आप ये भी सोच सकते हैं कि बीजेपी के इतने क्यों आ गए, लोकसभा की सीटें आपके पास कितनी आई थी सर? चुनाव जीत लिया, झूठी बात करके जो है इस राज्य के लोगों से जो है को बहलाने का सर आपको किसने रोका है? आप जनता को सच बताइए, आप जनता को जाकर सच बताइए। आप बहुत बड़ा दल हैं, आपने देश पर राज किया है, आप प्रदेश में भी सत्ता में रहे हैं, आपको किसी ने रोका नहीं। आप उनका झूठ जनता के सामने उजागर करिए, आप क्यों सफल नहीं हो रहे हैं उसमें। चलिए ठीक है, अरुण जी को सुन लेते हैं आप थोड़ा सा। सर प्रमोद जी थोड़ा सा, वक्त बहुत कम है। अरुण जी बस बहुत कम शब्दों में, कांग्रेस पार्टी क्या इससे उबर पाएगी सर? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये स्वीकार करने को तैयार नहीं होती, और मैं किसी भी दल की तरफ नहीं बोल रही, लेकिन बीजेपी के एक्शन पर अगर आप नजर डालेंगे सर, देखिए ना 23 को नतीजे आने हैं, निकाय चुनाव की तैयारी उन्होंने किस दिन से शुरू कर दी। इस बात पर तारीफ ना की जाए तो क्या गलत है? कोई भी दल हो अगर इतने अच्छे चुनावी मोड में रहे, भले ही उनको हार मिले जीत मिले, वो अपनी पूरी कोर कसर नहीं छोड़ते। कांग्रेस पहले से ही ढीला रवैया अपनाती है, मानेंगे इस बात को अरुण जी आप? तो देखिए गरिमा, मैंने पहले भी कहा है हाँ कि 2017 का चुनाव कांग्रेस नहीं हार रही थी इस प्रदेश में। कांग्रेस के अपने अंतर विरोधों के चलते 2017 में कांग्रेस हार गई, क्योंकि जनता को वो ये विश्वास दिलाने में सफल ही नहीं हुए कि हम चुनाव जीत सकते हैं। उसके बाद कांग्रेस नेताओं की जो लड़ाई थी वो सड़कों पे आई, और हरीश रावत ने अंतिम समय तक कई सीटों पर मामला फंसाए रखा, जिसकी वजह से उन सीटों पे पार्टी के प्रत्याशी का, और वही सारी चीजें अरुण जी महंगी पड़ गई पार्टी के लिए। और देखिए बीजेपी में भी ऐसा नहीं है कि गुटबाजी नहीं होती, बीजेपी में भी कई बार अनुशासनहीनता नेताओं की ओर से की जाती है, लेकिन सर वहां पर एक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, चाहे नेताओं पर हो या फिर काम के लिए हो, हर एक चीज पर वहां पर लगाम भी बहुत जल्दी लगाई जाती। और यही अनुशासनहीनता जो रोकने की प्रक्रिया उनकी तेज है, शायद यही वजह है कि वो बाकी चीजों में आगे हो जाते हैं। और ये एक दल की तारीफ है, ये बीजेपी की तारीफ नहीं है। ये अगर आप अपनाएंगे, यूकेडी अपनाएगा, उसके लिए उनको भी तारीफ करनी पड़ेगी। ये इसमें कोई किसी का समर्थन नहीं हो रहा है।
और ये प्रक्रिया आपको आपके ही दल को आगे लेकर जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो 57% मतदान से एक तरफ जहां भाजपा खुश हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस कह रही है कि उपचुनाव में हमें जीत मिलेगी। लेकिन अब उपचुनाव के बाद बारी निकाय चुनावों की है और देखना होगा कि निकाय चुनाव कब होंगे और निकाय चुनावों में प्रदेश किसका साथ देता है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।